यूएसए और इजराइल एक तरफ और दूसरी तरफ है ईरान। आपका पहला सवाल होगा ये सब कुछ हो क्यों रहा है, दूसरा सवाल अब तक क्या क्या हो चुका है, और तीसरा सवाल इस पर आगे क्या होगा, और चौथा सवाल इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो में आपको कोशिश करूंगा इन सारे सवालों के जवाब दे सकूं। पहली चीज, इसकी शुरुआत कैसे होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि ईरान में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर वो सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं कि यूएसए उनकी मदद के लिए इस पूरी की पूरी लड़ाई में इस वजह से कूद गया है और उसने इसमें इजराइल की मदद ली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चार फैक्ट्स आपको जानने पड़ेंगे जो यूएसए और इजराइल इस समय पर अपनी सहूलियत के लिए इस पूरे के पूरे मामले पर कूद पड़े हैं। पहली चीज, यूएसए इसमें इजराइल का साथ देना चाहता है क्योंकि इजराइल लड़ाई लड़ रहा है 3H से। ये क्या है 3H जो बार बार इजराइल को परेशान करता है, और यूएस इसमें उसका सपोर्टर क्यों बनना चाहता है, उसका साथ क्यों देना चाहता है। 3H दरअसल है हमास, हिजबुल्ला और हेती। ये दरअसल वो तीन संगठन हैं जो बार बार इजराइल से लड़ते हैं। ईरान को अगर आप चोट पहुंचाओगे तो ये 3H फैक्टर जो है वो अपने आप कम होगा। यूएसए ये जानता है कि मिडिल ईस्ट में उसका सबसे ताकतवर साथी, चाहे आप वेपनरी की बात करें या टेक्नोलॉजी की, इजराइल है। और अगर इजराइल का साथ उसने दिया तो फिर इस पूरे के पूरे अब रीजन में एक बैलेंस बना रहेगा और उस बैलेंस को कंट्रोल करेगा यूएसए, क्योंकि उसने इजराइल का साथ दिया है। इसीलिए 3H वाला फैक्टर नलिफाई करने की कोशिश हो रही है सीधे ईरान पर हिट करके। सेकंड चीज, बैलेंस रखना, गल्फ में बैलेंस रखना। अब गल्फ में बैलेंस एक तो ऐसे आएगा कि आपने इजराइल का सपोर्ट दिया, दूसरा ऐसे आएगा कि ईरान वेपनरी के लिहाज से और मिलिट्री के लिहाज से, पर्सनल के लिहाज से सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट का संपन्न राष्ट्र है, सबसे ज्यादा उसके पास संख्या बल आंकड़े ज्यादा हैं। ऐसे में अगर आप किसी कंट्री को हिट करते हो तो जाहिर सी बात है आप उसकी रिसोर्सेस किल करते हो। अगर इस समय पर ईरान बैकफुट पर जाता है या इस पूरे के पूरे मामले के बाद जब ये युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पर धकेल दोगे, यानी आपने बैलेंसिंग एक्ट किया है। गल्फ में अगर आप उसको मजबूत होने दोगे, और वो मजबूत कैसे होगा ये हमारा थर्ड पॉइंट है, लेकिन अगर आप उसे मजबूत होने दोगे तो फिर वो आपको चैलेंज करेगा। कैसे? आपके एलाइज को, जो आपके साथी हैं इस पूरे के पूरे रीजन में, जिसमें बहुत सारे नाम है, चाहे आप यूएई का नाम लीजिए, सऊदी का नाम लीजिए, बहरीन का नाम लीजिए, कतर का नाम लीजिए, कुवैत का नाम लीजिए, बहुत सारे अलाइज हैं यूएसए के यहाँ पर। तो वो आपके अलाइज को परेशान करेगा, जिसमें सबसे ऊपर नाम इजराइल का है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग एक्ट चाहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो इस पूरे के पूरे मसले पर है, और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया बैलेंसिंग एक्ट, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि 3H को कैसे डिफ्यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट करना। न्यूक्लियर फैसिलिटी, जब भी यूएसए को पता चलता है कि कोई भी मुल्क न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट कर रहा है तो वो उस देश का विरोध जरूर करता है। हिंदुस्तान इसका दंश झेल चुका है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे थे। हमने अपनी तकनीक, अपने दिमाग और अपने विजनरी लीडर्स की वजह से, विजनरी साइंटिस्ट की वजह से, सर विक्रम साराभाई से लेके इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप नाम लेते चले जाइए, बहुत सारे दिग्गज लोग हैं जिनका विजन है, और इसी वजह से हम ये फैसिलिटी क्रिएट कर पाए। वरना यूएसए ने हम पर भी एक्शन लेने की बात कही थी। खैर, यही काम वो ईरान के साथ भी कर रहा है, और इस पूरे के पूरे काम में जब आप ये देखते हो कि ईरान एक न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करना चाहता है जिसमें वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाना चाहता है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में जब आपने चर्चा सुनी होगी तो काफ़ी सुना होगा कि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इस तरह की मिसाइल अगर ईरान बनाता है तो जाहिर सी बात है ईरान उसका निशाना हो सकता है, और यूरोपियन देश भी उसका निशाना हो सकते हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर उसने बना ली तो इजराइल कभी भी फुल थ्रॉटल लड़ाई के रूप में नहीं जा सकता उसके अगेंस्ट। इसीलिए यूएसए यहाँ पर भी काउंटर करना चाहता है। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों ही कारण है। वो बनाना किसी को भी नहीं देना चाहता क्योंकि फिर उसकी जो पावर है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा सकता है, और फिर उसके अलाइज को भी कमज़ोर, जाहिर सी बात है, किया जा सकता है। चौथा सबसे बड़ा रीज़न है कि आप
उस समंदर के रास्ते पर कब्जा रखना चाहते हो, जो समंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से दुनिया भर के क्रूड ऑयल का कम से कम 20% से ज़्यादा, या फिर अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट संख्या दूं तो 20 मिलियन बैरल एक दिन में निकलते हैं। क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, और वो यहीं से निकलते हैं। तो ऐसे में ये जो पर्शियन गल्फ का हिस्सा है, जिसे, क्योंकि ईरान को पहले पर्शिया ही कहा जाता था, तो पर्शियन गल्फ का हिस्सा है, और इसमें यूएस का एक अलाई है सऊदी अरबिया, जो उसे अरब सी का नाम देता है, यानी अरेबियन सी का नाम देता है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपको तस्वीर समझ में आएगी वो ये कि उस पूरे के पूरे एक नैरो से रास्ते को जो है वो कहीं ना कहीं चैनलाइज करने की कोशिश है यूएसए की तरफ से, और यूएसए चाहता है कि समंदर के उस रास्ते में उसका कब्जा बना रहे। तो एक रीज़न ये भी है। तो ये 4 बड़े रीजंस है इस समय पर, जो आपको ये बताएंगे कि यूएसए दरअसल इस पूरे के पूरे मामले में क्यों इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव है, क्यों वो इसराइल की मदद कर रहा है, क्यों वो इस जगह पर अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और फिर इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द उसके 30 से ज़्यादा बेस, मिलिट्री बेस, एयर बेस। इसी वजह से जब आप देख रहे हो कि ईरान अलग अलग देशों पे हमले क्यों कर रहा है, क्यों वो यूएई पे हमले कर रहा है, उसने अबू धाबी पे हमला क्यों करा, इसीलिए करा क्योंकि वहाँ एक मिलिट्री बेस है। वो और दूसरी जगहों को क्यों अपने निशाने पर ले रहा है, उसका बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे मिलिट्री बेसिस है। और ईरान का ये सीधे तौर पर मानना है कि इस वक्त पर जो भी मुल्क एयर बेस के तौर पर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर यूएसए की मदद कर रहे हैं, वो ईरान के दुश्मन है। तो इसी वजह से मिडल ईस्ट के ये जो तमाम देश आप देख रहे हो जहाँ पे हमले हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, प्रेजेंस ऑफ यूएसए मिलिट्री और प्रेजेंस ऑफ देयर बेसिस इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब अभी तक क्या क्या हो चुका है, देखो, लड़ाइयाँ दोनों तरफ से चल रही हैं, गोले दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स, कामाकाजी, वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पर भी हमला किया गया है। 4 लोग घायल बताए जा रहे थे, जहाँ पर हमारी जो स्टार बैडमिंटन प्लेयर है, ओलंपियन है, पीवी सिंधु, वो भी वहीं पर फंसी हुई हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे बुर्ज खलीफा के आसपास का इलाका, बुर्ज अल अरब पर हमले की तस्वीरें, अबू धाबी एयरपोर्ट पर अटैक, वहाँ पर एक व्यक्ति की जो है वो मौत भी हो गई है, एशियन रीजन का वो व्यक्ति है, 6-7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में 100 से ज़्यादा जो मिसाइल्स आई थी, 100-200 के आसपास, उनको जो है वो डिफ्यूज़ भी किया गया है। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर भी है, 209 ड्रोन्स डिफ्यूज़ किए गए हैं। 209 टोटल आए थे, 14 उसमें से जो है वो गिरे हैं उस रीजन में, और बाकी सारे डिफ्यूज़ कर दिए गए। 137 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसमें 132 को डिफ्यूज़ किया गया, बाकी समंदर में गिर गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल आंकड़ा है ये सुबह तक का। और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखोगे तो इधर से भी उधर और उधर से भी इधर लगातार हमले जो है वो चल रहे हैं। एक जो और बयान यहाँ पर आता है कि किस तरीके से जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और अली खामेनेज़ाई, उनको जब ख़त्म किया गया तो इसका ऑफिशियल जो बयान था वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया। हालांकि ईरान की तरफ से अब भी इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जिक्र जो है वो यूएसए की तरफ से किया, अलग अलग रिपोर्ट्स की तरफ से, इसराइल की तरफ से किया गया, ट्रंप को तस्वीर भेजी गई। उसके बाद ट्रंप ने जो है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जो हर जगह छाया हुआ है उसके बाद से। तो लेकिन दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ईरान यहाँ से अब जो है वो लगभग, अगर आप देखोगे 1979 के रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़े मेजर शिफ्ट जो सबसे बड़ा होगा वो वहाँ पर होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर जो सर्वोच्च लीडर है वो नहीं है, तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद रिज़ा आरिफ, वो उनकी जगह ले सकते हैं। ये चीज़ें हैं, बट मुझे लग रहा है अभी ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, यहीं पर नहीं रुकने वाली है, क्योंकि काफ़ी इंटेंसिटी जो है वो हाई हो चुकी है, वो ऊपर आ चुकी है, दोनों ही या अलग अलग मुल्कों के बीच अब। तो मुझे लगता है ये यहीं पर नहीं रुकने वाला है मामला, अभी इसमें इजाफा और होगा। और इंडिया को, जाहिर सी बात है, इंडिया को ही नहीं बल्कि वो जो सी रूट है, अगर उस पर ईरान अपना कब्ज़ा दिखाता है, वहाँ पर वो अपने अगर शिप्स खड़े करता है, वहाँ पर अगर वो लड़ाई लड़ता है, तो फिर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो डबल ऑलमोस्ट हो जाएगा।
और अगर वो डबल होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है वो महंगाई आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर हम रशिया से कितना सपोर्ट ले पाते हैं, और वहाँ से जब आपके देश में ऑयल आएगा तो एग्जैक्टली उसका रास्ता वही है। फिर कतर अगर आप देखोगे, कतर जो है वो लिक्विफाइड जो नेचुरल गैसेस होती है, एलएनजी का जो रास्ता होता है वो भी वहीं से निकलती है, तो उसका क्या होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर अगर आप सपोर्ट लेते भी हो जो वेस्टर्न नेवल फोर्सेस होती हैं, फिर आपको एक वहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त पर चल रही हैं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें जो है अभी हैं और आगे इस पूरे के पूरे मसले पर जो बेसिस हैं उनको ज़रूर अटैक करेगा ईरान। अलग अलग जो बेसिस हैं इसके बारे में उन्होंने पहले भी डिस्कशंस किए थे, जिक्र किया था। तो ये चीज़ अब आपको आगे देखने को मिलेगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।